3, 2, 1। मुझे लगता है मैंने एक सोनिक बूम सुना। मुझे लगता है हमने साउंड बैरियर तोड़ दिया। 767 मील प्रति घंटा हवा में ध्वनि की गति है और एक प्रोजेक्टाइल को इस गति तक पहुंचाना, वो भी सिर्फ एक मैकेनिकल लॉन्चर जैसे ट्रेबुशे का इस्तेमाल करके, कई सालों से मेरा सपना रहा है। असल में ट्रेबुशे एक सीसो जैसा ही है। एक वजन गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है, जिससे एक प्रोजेक्टाइल स्लिंग में घूमता है और तेज गति से छोड़ा जाता है। लेकिन पारंपरिक ट्रेबुशे डिजाइन में एक भौतिक गति सीमा होती है और वो है खुद गुरुत्वाकर्षण। जब कोई वजन धरती की ओर गिरता है तो वो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से तेजी से नहीं बढ़ सकता। तो अगर मैं इस वजन को करीब 2 मीटर ऊंचाई से गिराऊं तो ये जमीन पर सिर्फ 6.2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराता है। ये ध्वनि की गति का 2% से भी कम है और एक भारी वजन गिराने से भी वो ज्यादा तेज नहीं गिरेगा। इस गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बचने का एक विकल्प है बड़े रबर बैंड्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बहुत कम द्रव्यमान के साथ बहुत ज्यादा बल उत्पन्न कर सकते हैं और इसलिए ये बहुत तेजी से गति पकड़ सकते हैं। और कुछ साल पहले एक इलास्टिक से चलने वाला सुपरसोनिक ट्रेबुशे बनाया गया था। अब ये चीज वाकई पागलपन है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा एक बनाना चाहता था जिसमें वजन गिराया जाए। तो चलिए दुनिया का पहला ग्रेविटी से चलने वाला सुपरसोनिक ट्रेबुशे बनाते हैं। अब पहले बताए गए कारणों की वजह से ये पारंपरिक ट्रेबुशे डिजाइन नहीं होगा, लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण की ताकत को कहीं ज्यादा तेज गति में बदलने के लिए कुछ और भौतिकी के तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पारंपरिक ट्रेबुशे लीवर डिजाइन कुछ ऐसे है जैसे आप कार को पहले गियर में चला रहे हों। बड़े प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा टॉर्क होता है, लेकिन वजन बहुत जल्दी अपने स्विंग के निचले हिस्से तक पहुंच जाता है। ये कुछ ऐसे हैं जैसे इंजन के रेव लिमिटर को हिट करना, जबकि ये डिजाइन वजन और मुख्य आर्म के बीच की डायरेक्ट कपलिंग को हटा देगा, तो वजन को थोड़ा ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। कुछ ऐसे जैसे ज्यादा स्पीड के लिए गियर ऊपर शिफ्ट करना, तो वजन इस फ्रेम के ऊंचे हिस्से से नीचे फिसलेगा और फिर फ्रेम के दूसरे हिस्से पर हम उस धुरी को लगा सकते हैं जिससे मुख्य भुजा जुड़ी होगी। फिर हम एक रस्सी का उपयोग करके वजन को मुख्य भुजा से जोड़ सकते हैं ताकि एक अनुपात बनाया जा सके, जिससे वजन की धीमी गति और बड़ी ताकत को थोड़ा कम ताकत लेकिन भुजा पर बहुत अधिक गति में बदला जा सके। इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए वजन को 3 से 1 पुली सिस्टम द्वारा लटकाया जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इस रस्सी पर केवल 1/3 ताकत लगाकर वजन उठा सकता हूं, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि जब वजन गिरेगा तो ये रस्सी वजन की तुलना में 3 गुना तेज चलेगी और हम इस रस्सी का इस्तेमाल भुजा को बहुत तेज गति से घुमाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है और ठीक वैसे ही जैसे एक फ्लाईव्हील के लिए होती है, एक भारी भुजा को हिलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। इससे बचने के लिए मैं एक प्रोटोटाइप हाथ का परीक्षण कर रहा हूं जो अपेक्षाकृत छोटा है और एक स्लिंग जो हाथ की लंबाई से दुगनी है, जो एक ट्रेबुचेट के लिए काफी असामान्य है, लेकिन ये काम करता है क्योंकि स्लिंग को इस घुमावदार हिस्से के चारों ओर लपेटा जाता है, जिससे प्रोजेक्टाइल मुख्य धुरी के पास रहता है। फिर जैसे ही हाथ घूमता है, प्रोजेक्टाइल उस घुमावदार हिस्से के चारों ओर से खुलता है, जमीन से बाल बचता है और एकदम सही कोण पर अपनी पूरी त्रिज्या तक पहुंच जाता है। और ये डिजाइन हाथ की टिप की गति को प्रोजेक्टाइल की गति की तुलना में अपेक्षाकृत कम रखता है। इसका मतलब है कि इसे ध्वनि की गति के पास कहीं भी यात्रा करने की जरूरत नहीं है, जिससे वायुगतिकीय प्रतिरोध को कम करने में मदद मिलनी चाहिए। लेकिन हाथ को बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि वह प्रोजेक्टाइल के सुपरसोनिक गति से घूमने पर पड़ने वाले भारी बलों को सहन कर सके, और इसे हल्का भी होना चाहिए ताकि इसे घुमाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़े। तो मैं इस हाथ को कार्बन फाइबर से बनाऊंगा जिसे मैं अपनी सीएनसी मिल पर काट सकता हूं। शुरू में मैंने इस ए फ्रेम स्टाइल के हाथ को डिजाइन किया और यह देखने के लिए कुछ तनाव सिमुलेशन चलाएं कि मैं इसे कितना हल्का बना सकता हूं। लेकिन महंगे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करने से पहले मैंने गणना की पुष्टि करने के लिए एक टेस्ट पीस 3D प्रिंट किया और तुरंत ही मुझे एक समस्या मिली, क्योंकि स्लिंग में तनाव के कारण हाथ पर पीछे की ओर बल लगेगा। हाथ का आगे का किनारा तनाव में है जिसे वो अच्छी तरह संभाल लेता है, लेकिन पीछे का किनारा संपीड़न में है जिससे हाथ बकल हो रहा है। अब 3D प्रिंटेड प्लास्टिक जाहिर तौर पर कार्बन फाइबर से कहीं कम कठोर है, लेकिन जिन स्पीड्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसे बिना कोई अतिरिक्त वजन बढ़ाए ठीक करने के लिए मैंने हाथ के आगे के किनारे से कुछ मटेरियल हटा दिया और पीछे के हिस्से को मजबूत कर दिया, और इस नए असममित डिजाइन ने थोड़ा ज्यादा बल सहन किया। फिर मैंने बकलिंग को और कम करने के लिए एक दूसरा क्रॉस ब्रेस जोड़ा और इसने और भी ज्यादा बल सहन किया। फिर मैंने कुछ और डिजाइन भी आजमाए जिनमें तिरछे ब्रेसेस और एक मोटा स्ट्रट शामिल था, लेकिन डबल ब्रेस डिजाइन निस्संदेह विजेता रहा। तो चलिए अब आम बनाते हैं। अब कार्बन फाइबर को काटना बहुत खतरनाक होता है, खासकर इसकी धूल सांस लेने के लिए बेहद हानिकारक होती है। इसलिए मैंने अपने वैक्यूम क्लीनर में एक कस्टम हेपा फिल्टर लगाया और एक उपयुक्त डस्ट मास्क पहना। साथ ही मैंने लगातार उस पर पानी भी छिड़का
ताकि कण हवा में उड़ने से पहले ही फंस जाएं। काम खत्म होने के बाद जो काला कीचड़ बना उसे साफ करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि पानी ने धूल को कितनी अच्छी तरह से पकड़ लिया था। और अब हमारे पास एक पूरी तरह से कठोर कार्बन फाइबर आर्म है जिसका वजन सिर्फ 116 ग्राम है। लेकिन कार्बन फाइबर सटीक बियरिंग्स या थ्रेड्स को पकड़ने के लिए बहुत खराब होता है, इसलिए मैंने एक कस्टम एल्यूमिनियम हब तैयार किया जिस पर मुख्य आर्म और काउंटर आर्म सीधे बोल्ट हो सकते हैं, जिससे एक मजबूत लेकिन हल्का असेंबली बनती है। और यह वाइब्रेशन को कम करने के लिए संतुलित भी होनी चाहिए। पुली सिस्टम की रस्सी से आर्म को घुमाने के लिए हमें एक ड्रम चाहिए जिस पर रस्सी लपेटी जा सके, और 3D प्रिंटिंग की मदद से हमारे पास एक कस्टम ड्रम प्रोफाइल डिजाइन करने की सुविधा है जिससे लॉन्च के दौरान टॉर्क आउटपुट को ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो मैंने ये टेपर ड्रम डिजाइन किया है जो शुरुआत में बड़े डायमीटर से शुरू होता है ताकि शुरुआती टॉर्क ज्यादा मिले, और फिर धीरे धीरे छोटे डायमीटर तक कम हो जाता है ताकि स्पीड बढ़ सके। ये कुछ हद तक ऐसे है जैसे साइकिल में गियर ऊपर शिफ्ट करना, और ये 6 बड़े बोल्ट्स के साथ आर्म से जुड़ता है ताकि 3D प्रिंट को अतिरिक्त मजबूती मिल सके और पूरी असेंबली मुख्य एक्सल पर स्लाइड हो सकती है। ड्राइव रोप के लिए मैंने अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन चुना है जिसे अक्सर डायनीमा कहा जाता है, जो सिर्फ 4 मिलीमीटर मोटा है। उसे 1.5 टन टेंशन झेलने के लिए रेट किया गया है, तो ये ट्रेबुशे के बलों को बहुत कम खिंचाव के साथ संभाल सकेगा। तो अब हमारे पास एक हल्का आर्म है जिसे गिरते हुए वजन से तेज किया जा सकता है, लेकिन 3 से 1 की पुली सिस्टम की वजह से इसे स्पीड पकड़ने में 15 रोटेशन लगते हैं। तो हमें लगभग 2000 आरपीएम पर प्रोजेक्टाइल छोड़ने के लिए एक सटीक तरीका चाहिए, और इस स्पीड पर रिलीज का समय सिर्फ लगभग 2.5 मिलीसेकंड का होता है। मैंने सोचा था कि शायद गिरते हुए वजन का इस्तेमाल नीचे गिरने पर एक ट्रिगर को दबाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन फिर इस ट्रिगर को किसी तरह घूमते हुए हब पर लगे रिलीज से जुड़ना होगा। और मैं इलेक्ट्रॉनिक रिलीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि ये ट्रेबुशे पूरी तरह से मैकेनिकल रहे। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ड्राइव रोप का खुलना असल में एक बिल्ट इन काउंटडाउन टाइमर जैसा है। तो मैंने हिंज फ्लैप को सीधे ड्रम में ही डिजाइन कर दिया जो रस्सी के ऊपर बैठता है जब उसे लपेटा जाता है। फिर इस हिंज को प्रोजेक्टाइल रिलीज से जोड़ने के लिए ड्रम के अंदर एक चैनल बनाया गया है जिससे एक डोरी पास हो सके, और डोरी हिंज ट्रिगर को हब के साइड में लगे स्प्रिंग लोडेड बॉल कैच से जोड़ती है। तो जैसे जैसे आर्म गति पकड़ता है प्रोजेक्टाइल मजबूती से अपनी जगह लॉक रहता है, लेकिन जैसे ही रस्सी खुलना पूरी होती है हिंज खुल जाता है और प्रोजेक्टाइल रिलीज हो जाता है। शुरुआत में मैंने प्रोजेक्टाइल के तौर पर 10 मिलीमीटर की बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन एक सुपरसोनिक स्टील बॉल बेयरिंग असल में एक गोली ही होती है। तो चीजों को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए मैं बॉल्स को 3D प्रिंट करने जा रहा हूं। इससे मैं वजन और डायामीटर को बिल्कुल सही तरीके से सेट कर सकता हूं, और कम घनत्व की वजह से ये हवा में अपनी ऊर्जा बहुत जल्दी खो देंगे और इतनी दूर तक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रोजेक्टाइल ही एकमात्र चीज नहीं है जो सुपरसोनिक होने वाली है। स्लिंग को भी उसके साथ ही चलना पड़ेगा, और इतनी तेज रफ्तार पर एरोडायनामिक ड्रैग एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो मैंने 1 मिलीमीटर डायमीटर की बहुत पतली डायनीमा रस्सी ढूंढी, और हैरानी की बात है ये रस्सी अब भी 130 किलो तक का भार सह सकती है। फिर स्लिंग पाउच बनाने के लिए मैंने रस्सी के 2 टुकड़ों को स्प्लाइस करके एक लूप बनाया जो बॉल के चारों ओर लपेटने के लिए मुख्य संरचना बनेगा, और फिर मैंने पतली रस्सी का इस्तेमाल करके एक जिगजैग पैटर्न बनाया ताकि प्रोजेक्टाइल को पकड़ सके, क्योंकि ये जरूरी है कि बॉल लॉन्च के दौरान बाहर न गिरे, वरना वो पीछे की तरफ भी जा सकती है जो कि अच्छा नहीं होगा। आर्म के आखिर में जो फाइनल स्लिंग रिलीज है वो बिल्कुल किसी भी दूसरे ट्रेबुशे की तरह है। एक सिरा आर्म से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है और दूसरा एक चिकने पिन पर चढ़ा होता है। तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल स्लिंग में घूमता है लूप पिन से फिसल जाता है और स्लिंग खुल जाती है, जिससे प्रोजेक्टाइल रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो आज प्रारंभिक परीक्षण का दिन है। मैं बस सभी रिलीज मैकेनिज्म का परीक्षण करूंगा। तो अगर मैं इसे घुमाऊं 2 बार, बस लैच को सही जगह पर लाने के लिए, फिर जोड़े रिलीज रस्सी, हम स्लिंग जोड़ सकेंगे। तो स्लिंग दूसरे सिरे के चारों ओर लपेटती है और गेंद ठीक वैसे ही क्लिप होकर अपनी जगह पर आ जाती है। ठीक है, यह पूरी तरह तैयार है। लो, हम शुरू करते हैं। क्या तुम तैयार हो? 3 पर 2 1। ओ भगवान, वो इतना मेरे तेज था भगवान, कि मैं देख भी नहीं पाई। ओह, हमें इसका एक हिस्सा मिल गया। मिल गया? ये थोड़ा टेढ़ा है। तो ये एक तने से टकराकर उछल गया।
बढ़िया। इसे पहली बार लॉन्च होते देखना कमाल का था। 10 किलोग्राम का वजन सिर्फ 1.3 सेकंड में बाजू को 1100 आरपीएम तक तेज कर देता है और प्रोजेक्टाइल को 328 मील प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ता है, जो कि एक नया व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। लेकिन इसमें एक समस्या है। जब वजन पूरी ऊंचाई तक उठाया जाता है तो मशीन में 192 जूल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और जैसे ही वजन गिरता है यह पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि वजन और बाजू दोनों की गति बढ़ती है। फिर जैसे ही प्रोजेक्टाइल हब से छोड़ा जाता है, वजन के पास केवल 22 जूल पोटेंशियल एनर्जी बचती है और उसमें 10 जूल गतिज ऊर्जा आ गई है। तो ज्यादातर ऊर्जा बाजू में ट्रांसफर हो गई है, जो कि हमें चाहिए था। हालांकि ट्रेबुचेट में बची कुल ऊर्जा सिर्फ 110 जूल है। इसका मतलब है कि सिर्फ बाजू के घूमने के दौरान ही लगभग 43 जूल शुरुआती पोटेंशियल एनर्जी खो गई है। फिर जैसे ही प्रोजेक्टाइल स्लिंग में घूमता है, उसे 65 जूल गतिज ऊर्जा के साथ छोड़ा जाता है, जिससे कुल दक्षता सिर्फ 34% रह जाती है। अब ये समस्या इसलिए है क्योंकि मैंने इस ट्रेबुशे के सभी हिस्सों को 40 किलोग्राम वजन सहने के लिए डिजाइन किया था और मौजूदा गिरने की ऊंचाई और प्रोजेक्टाइल के आकार के साथ इसका मतलब होगा लगभग 50% दक्षता। और जैसे जैसे हम गति बढ़ाते हैं, दक्षता केवल कम होती जाएगी। चूंकि ज्यादातर ऊर्जा आर्म के स्पिनअप के दौरान ही नष्ट हो जाती है, मैं इसे और अधिक एरोडायनेमिक बनाना चाहता हूं। तो मैंने हवा को चीरने के लिए आर्म के लिए एक तेज धार वाला 3D प्रिंटेड किनारा बनाया है और मैंने पूरे हिस्से को मॉडल एयरक्राफ्ट लैमिनेटिंग फिल्म से लपेट दिया है ताकि सभी गैप्स ढक जाएं। और अगर हम केवल पुली के वजन का उपयोग करके साइड बाय साइड स्पिन टेस्ट करें तो वे लगभग समान दर से घूमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन 6 घुमावों के बाद पुराने आर्म पर लगने वाला ड्रैग उसे धीमा करने लगता है और ड्रॉप के अंत तक नया एरोडायनेमिक आर्म एक पूरा घुमाव आगे निकल जाता है, जिससे हमें आरपीएम में 12% की बढ़ोतरी मिलती है। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसे और आगे ले जाना चाहिए और क्योंकि आर्म का सिरा सबसे तेज घूम रहा है, मैंने भारी भरकम स्लिंग अटैचमेंट को एक नए एरोडायनेमिक वर्जन से बदल दिया। और मुझे यह भी एहसास हुआ कि आर्म के विपरीत छोर पर स्लिंग गाइड शायद एयर स्कूप की तरह काम कर रहा है, जो हाई प्रेशर हवा को फंसा रहा है। इसलिए मैंने एक नया गाइड प्रिंट किया जिसमें हवा निकलने के लिए वेंट्स थे और नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। यह नया सेटअप ओरिजिनल आर्म से पूरे 1.5 रोटेशन आगे खत्म हुआ, जिसमें आरपीएम में 17.8 की बढ़ोतरी हुई और यह सिर्फ कम स्पीड पर था। फुल पावर स्पीड पर एरोडायनेमिक ड्रैग एक्सपोनेंशियली बढ़ता है तो फर्क बहुत बड़ा होगा। मुझे यह भी याद आया कि आर्म के सिरे पर हर एक ग्राम भी आरपीएम को कम कर देगा, क्योंकि उसे एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो मैंने स्लिंग माउंट को पूरी तरह से 3D प्रिंटेड डिजाइन किया, ज्यादातर मेटल हार्डवेयर हटा दिए और वजन को 40% तक कम कर दिया। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि 3D प्रिंटेड स्लिंग माउंट सुपरसोनिक लॉन्च के दौरान आने वाली जबरदस्त ताकतों को झेल पाएगा या नहीं, इसलिए इसकी टेस्टिंग जरूरी है। अब मेरा डिजिटल फोर्स गेज 500 न्यूटन पर मैक्स हो जाता है, लेकिन लॉन्च के दौरान स्लिंग में तनाव 800 न्यूटन तक हो सकता है। तो इसे सुरक्षित रूप से टेस्ट करने के लिए मैंने ट्रेबुशे में ही बने 3 से 1 पुली सिस्टम के मैकेनिकल एडवांटेज का इस्तेमाल किया। तो स्केल पर जितना भी न्यूटन दिखता है, 3D प्रिंट पर उसका 3 गुना बल लगता है और सुपरसोनिक लॉन्च को सिमुलेट करने के लिए पर्याप्त तनाव के साथ यह बिल्कुल ठीक रहा। तो सभी नए एरोडायनामिक आर्म मॉडिफिकेशन के साथ अब बस एक चीज और ऑप्टिमाइज करनी है। ओरिजिनल ट्रांसमिशन ड्रम में अभी भी थोड़ी एनर्जी बची रह जाती थी, क्योंकि ये सिर्फ वजन को 1.7 मीटर तक ही उठाता था, जो फ्रेम का पूरा इस्तेमाल नहीं करता था। इसलिए मैंने ड्रम को एक नए टेपर प्रोफाइल के साथ फिर से डिजाइन किया, जिसमें अब बड़े डायमीटर पर ज्यादा रैप्स हैं ताकि शुरुआती टॉर्क ज्यादा मिले और फाइनल डायमीटर 20% छोटा है ताकि उम्मीद है कि फाइनल स्पीड बढ़ जाए। और अब जब मैं ड्रम को घुमाता हूं तो ये वजन को पूरे 1.9 मीटर तक उठा देता है, जिससे 12% अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसका मतलब है कि अब हमें सुपरसोनिक जाने के लिए लगभग 46% दक्षता की ही जरूरत है। मैंने कुछ बायोडिग्रेडेबल फिलामेंट भी खरीदा है ताकि कुछ नए प्रोजेक्टाइल्स को 3D प्रिंट कर सकूं, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से 20 मिलीमीटर की बॉल को लॉन्च करने के बाद उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होगा। तो ये बॉल्स कुछ ही हफ्तों में बायोडिग्रेड हो जानी चाहिए। लेकिन इन सभी बदलावों के साथ क्या हम सच में साउंड बैरियर तोड़ सकते हैं? खैर, आज हम उम्मीद करते हैं कि इसका पता चल जाएगा। तो मैंने ट्रेबुशे को सीधे उस खेत की ओर निशाना लगाने के लिए सेट कर दिया है। वहां लगभग 5 किलोमीटर या 3 मील तक सिर्फ खेत ही खेत है, यहाँ तक कि उन पेड़ों की कतार के पार भी। तो हमें साउंड बैरियर तोड़ने के लिए सुरक्षित होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली टेस्ट लॉन्च 10 किलो के साथ। 3, 2, 1। वाह, उसका मजा
कभी कम नहीं होता। पहले वाले टेस्ट की तरह ही 10 किलोग्राम के वजन के साथ नए एरोडायनेमिक आर्म ने 1248 आरपीएम तक पहुंच गया और प्रोजेक्टाइल को 394 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लॉन्च किया, जो पहले से 20% तेज था और कुल मिलाकर 43.7% की एफिशिएंसी के साथ। आदर्श 46% से थोड़ा कम है, लेकिन चलिए देखते हैं कि ज्यादा वजन के साथ इसका प्रदर्शन कैसा रहता है। तो अब समय आ गया है कि वजन को 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो किया जाए। 3 में 2, 1। कुछ भी टूटा नहीं है। क्या अब इसे 30 किलो तक बढ़ाने का समय आ गया है? 3, 2, 1। तो अब समय आ गया है कि हम 40 किलो के साथ टेस्ट करें, जो कि मेरी गणनाओं के अनुसार सुपरसोनिक हो जाना चाहिए। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। 40 किलो टेस्ट। 3, 2, 1। मुझे नहीं लगता कि ये हो पाया, है ना? दुर्भाग्यवश नहीं, इससे नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत दूर भी नहीं था। 40 किलोग्राम के वजन ने बाजू को 2336 आरपीएम तक तेज कर दिया और प्रक्षेप्य को 716 मील प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ा। यह ध्वनि अवरोध से सिर्फ 51 मील प्रति घंटे कम था और कुल दक्षता 39% थी। लेकिन स्लिंग के थोड़ा देर से छूटने पर यह देखना काफी शानदार है कि गेंद धूल के गुबार में जमीन से टकराती है। तो कुछ भी टूटा नहीं है। ये अब भी सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, बस थोड़ा नीचे चला गया। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम वजन बढ़ाते हैं, रिलीज एंगल नीचे चला जाता है। तो मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर आगे बढ़ा दिया है। मैं 50 किलो आजमाने जा रहा हूं, क्योंकि उससे सोनिक बूम नहीं बना। एकमात्र समस्या यह है, इसे कभी भी इतने वजन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था और साथ ही मैं वजन पर क्लिप्स नहीं लगा पा रहा हूं। तो मुझे बस यही उम्मीद करनी है कि वे गिर न जाएं। 50 किलो, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? कभी नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 50 किलो या तो टूटेगा या सोनिक बूम होगा। आशा है कि सोनिक बूम होगा। 3, 2, 1। मुझे लगता है कुछ टूट गया। ओह, स्लिंग टूट गई। जैसा कि उम्मीद थी, 50 किलोग्राम इस ट्रेबुशे के डिजाइन सीमा से थोड़ा ज्यादा था, जिससे पता चलता है कि हम कितने कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं। और अगर हम 40 किलोग्राम वाले टेस्ट को भी देखें, तो आर्म भी अपनी सीमा के काफी करीब था। तो ट्रेबुशे पर लोड कम करने और साउंड बैरियर तक पहुंचने के लिए जरूरी गतिज ऊर्जा को भी कम करने के लिए मैं प्रोजेक्टाइल का वजन 6 ग्राम से घटाकर 4 ग्राम करने जा रहा हूं, जिसका डायमीटर भी छोटा है ताकि ड्रैग कम हो। इसके अलावा 50 किलोग्राम के टेस्ट के बाद हब लैच टूट गया था, क्योंकि जब स्लिंग टूटी तो वजन की सारी ऊर्जा हब में ट्रांसफर हो गई, जो लैच के चारों ओर लिपट गई और उसे तोड़ दिया। तो मैंने एक और नया ड्रम प्रिंट किया है, जिसमें एक अलग ग्रूव प्रोफाइल है, जो आखिरी रोटेशन में डायामीटर को बढ़ा देता है, क्योंकि मैंने स्लो मोशन फुटेज में देखा कि प्रोजेक्टाइल की सबसे तेज स्पीड इसी पॉइंट पर थी। तो डायामीटर में आखिरी बढ़ोतरी से टॉर्क को थोड़ा सा और बूस्ट मिलना चाहिए। और इस नए ड्रम में एक नया रिलीज मैकेनिज्म भी है, जो बस एक स्ट्रिंग का लूप है, जिसे ड्राइव रोप पर हुक किया गया है और एक पिन से अटैच किया गया है, जिससे रिलीज पॉइंट को एडजस्ट करने की कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन यह ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए और लॉन्च के बाद अगर यह ड्राइव रोप में उलझ भी जाए तो टूटेगा नहीं। तो चलिए एक और टेस्ट के लिए बाहर चलते हैं। यही होना चाहिए। चलो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है सुपरसोनिक ट्रेबुशे। 3, 2, 1। मुझे लगता है मैंने एक सोनिक बूम सुना। मुझे लगता है हमने साउंड बैरियर तोड़ दिया। मुझे वहां से और वहां से गूंज सुनाई दी। कुछ भी टूटा नहीं है। मुझे लगता है कि हमने अभी अभी ध्वनि अवरोध तोड़ दिया। जैसे ही वजन गिरता है,
ये भुजा को 2342 आरपीएम तक तेज कर देता है, जिसकी नोक की गति 274 मील प्रति घंटा होती है। और जैसे ही प्रक्षेप इस लिंक से निकलता है, वो सिर्फ 5.6 मिलीसेकंड में 1.94 मीटर की दूरी तय करता है, जिससे अंतिम गति 346.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, या 776 मील प्रति घंटा। ये ध्वनि अवरोध से सिर्फ 9 मील प्रति घंटा ज्यादा है। मैंने इस परियोजना के लिए गणनाएं लगभग 6 साल पहले शुरू कर दी थीं और 12 साल की उम्र से ट्रेबुचेट बना रहा हूं। 3, 2, 1। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में ऐसा एक बना सकता हूं जो सुपरसोनिक जा सके। हालांकि आधुनिक इंजीनियरिंग टूल्स की उपलब्धता के साथ, जैसे कंप्यूटर सहायित डिजाइन सॉफ्टवेयर, एक घर में बनी सीएनसी मिलिंग मशीन जो धातु और कार्बन फाइबर काट सकती है, और 3D प्रिंटिंग की अनंत संभावनाओं के साथ सुपरसोनिक ट्रेबुचेट अब हकीकत बन गया है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।